जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी जो है इंटरेस्ट आ रहा है, और चूँकि कल मंडे भी है तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसको हम, ताकि अगर कोई इन प्रोसेस है और उसको दिक्कत हो रही है अपना काम ख़त्म करने में, तो इनको ये इजाफी वक्त दिया जाए टिल द बैंकिंग आवर्स ऑन द 3rd। ठीक है, 3 रोज़ की। जी हाँ, शर्तें लग रही थी, लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करता कि जुआ लग रहा था, लेकिन कि जनाब हर सूरत में जो है वो तारीख़ में इजाफ़ा होगा। जो कि जितने भी हुकूमती तर्जुमान थे और जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और अपने बाखबर रिपोर्टरों से कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी वो वरना क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत तहरीक इंसाफ के सरबरा और हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े फर्म थे कि नहीं कोई तारीख़ में इजाफ़ा ना करो, वरना यही कहा जाएगा कि जनाब ये मादी की हुकूमत इतना मोहलत देते हैं, फिर और मोहलत मांगते हैं। लेकिन जो उनके जो इक़्तिसादी मैनेजर्स थे और ग़ालिबन ताजिरों सनतकारों से जो गुफ्तगू हुई, उनका ये भी कहना था कि जनाब हमारी जो बरादरी है उसके समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो चाह रहे हैं कि हम बैंकों में जाएं और जाके अपने डिक्लेरेट करें अपने अगर जो असासे हैं या हमारा जो पैसा है मुल्क से अंदर बाहर, लेकिन बिल आखिर यानी शाम को वो जो क्लाइमेक्स था जब और ख़ासी बड़ी तादाद में लोग बैंकों के जो है वो फेरे लगा रहे थे। ये ख़बर फिर आपने देखा कि जहाँ तफसीली हमारे जो इक़्तिसादी मैनेजर डॉक्टर अफजील शेख के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने 4 दिन का इजाफ़ा कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं अपने ताजिर सनतकारों के नुमाइंदों के साथ पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर मेमन साहब से गुफ्तगू कर रहा था, तो बड़े हकीकत पसंद आदमी है, कहने लगे हाँ जी वो हमारे जो और जो क्रिमिनल केसेस हों या पॉलिटिकल केसेस हों उन वकीलों के तो बड़े मज़े आते हैं, मुँह मांगी उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन ये टैक्स वैक्स यहाँ पाकिस्तान में रिवाज नहीं था, इसलिए हम लोग भी खाली वाली बैठे रहते थे, चाय वाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, शाम को चले जाते थे। लेकिन जैसे ही ये जो दिन आया कि जनाब आज आखिरी तारीख़ है, तो जगह बैठाने के लिए नहीं है, नीचे बैठे हुए हैं, सिफारिशें करा रहे हैं। तो जी कादिर भाई ऐसे ही है ना भाई, आप ही ने कहा कि ये सूरत हाल थी, और अब तो अब जितने भी जो टैक्स के जो वकला थे उनकी वो जो मैं अगर ये कहूँ कि यूज़ नहीं करता लफ्ज़ बाजारी लफ्ज़ान में कि शाम 5 साढ़े 5 तक मौजा लगी हुई थी, ऐसे ही है ना कादिर भाई? जी साहब, पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चूँकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे काफ़ी रश हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स के लॉयर्स भी जो हैं वो काफ़ी पैसे कमाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ क्रिमिनल या सिविल लॉयर्स कमाते हैं, बट आई थिंक टैक्स के लॉयर्स भी माशाल्लाह से काफ़ी रीजनेबल अमाउंट कमाते हैं। ज़ाहिरी बात है कि एक्चुअली हमारा चूँकि 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो हम मिनसल कौम हमारा जो है वो आप देखेंगे कि हम हमेशा आखिरी वक्त पे जो है वो चीज़ों को लेते हैं, तो और हमें ये भी कभी उम्मीद होती है कि जी ये टैक्स ये तारीखें जो हैं वो ज़रूर एक्सटेंड हो जाएंगी, और हो भी गया। अच्छा और हो भी ऐसा क्या ना, और अनफॉर्चुनेटली जी अच्छा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ये हुआ कि चूँकि ये डेटें लिंक हो गई थी IMF के एग्रीमेंट के साथ, और चूँकि IMF के बोर्ड को 3 तारीख को बैठना था, तो ये तो ज़रूर हमें अंदाज़ा था कि एक दिन की डेट बढ़ सकती है, चूँकि संडे जो छुट्टी का दिन है और जनरल क्लॉजेज एक के मुताबिक आप अगर किसी दिन छुट्टी आ जाए लास्ट डे तो नेक्स्ट डे वो हो जाती है, बट 2 दिन की और बढ़ा देने की हिम्मत जो गवर्नमेंट ने की है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि 3rd को जो है वो बोर्ड अगर बैठेगा तो उनको ये बता देंगे कि जी हमने अब इसको ख़त्म कर दिया है, यू नो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने बहुत ही सही फ़ैसला किया है, क्योंकि इस वक्त खासे लोग जो हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसमें क्या फ़ायदा है, अगर इसको नहीं किया जाता तो इसके क्या नुकसानात हैं। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन रिमेनिंग 3 डेज़ में एक सब्सटेंशियल अमाउंट की डिक्लेरेशंस आनी चाहिए। लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा था,
और ये एहसास हुआ कि नहीं भाई, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं या 1 लाख कमाते हैं तो हमें भाई जो 20,000 या 25,000 वो देने चाहिए। ये नहीं एहसास और रियलाइजेशन, और उसकी कमी इसलिए है कि वो जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, एतमाद। तो ये कुछ फिदा आपको लगी, यानी अपने ये सोचे बगैर कि कादिर भाई जो हैं वो टैक्स के यानी लॉयर हैं और उनके सदर हैं, ये ज़रा सा एक ओवरऑल यानी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जी देखिए, इसमें बहुत सारी, इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हैं बेर साहब, अगर मुझे इजाज़त दें तो इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को इस बात का अब एहसास ये बड़ी शिद्दत से होने लगा है, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी महीनों से इस बात पे जो है ये किया जा रहा है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन पे कुछ नोटिस भी भेजी जाती हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, और अभी इस इंफॉर्मेशन को नादरा की वेबसाइट पे और अपने FBR की वेबसाइट पे ये लगा के ये भी बताने की कोशिश की गई है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है। दूसरा ये कि इस वक्त ग्लोबली जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, FATF है, फिर आप जो है वो बेनामी का लॉ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो पाकिस्तान में है, वो बेनामी के लॉ की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसकी इफ़ेक्टिवनेस का लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि बेनामी का लॉ में 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि अगर आप बेनामी के लॉ में अगर आप अव्वल तो पहले रख सकते थे, लेकिन अब कानूनी तौर पे आप किसी के नाम पे बेनामी एसेट रख नहीं सकते। सॉरी टू से कादिर मेमन साहब, अगर मॉरलिटी की बुनियाद पर अगर कौम में ये एहसास होता तो शायद आज ये क्वेश्चन ना खड़ा होता कि ये जो आपके सिर्फ शायद 12 लाख इस कौम में शायद इतने फ़ीसद रहते हैं लोग नहीं, वो जो है ना जो वेस्ट की या महज़ब मुल्कों की तरह ये नहीं करते, और बड़े लोगों ने जब अगर ज़्यादातर बड़े ही लोग होते हैं, गरीब तो बेचारा पानी बिजली गैस के बिल गर्मी सर्दी में खड़ा होता है कि नहीं जी हो जाए। मैं सिर्फ आपसे ये मालूम मैं इसलिए आपसे, वैसे तो मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है कि आज तो ये जो आपने बैंकों की तरफ लोग गए ना, ब्रांचों की तरफ जा रहे थे, तो आज तो लोग तो बखाने फिर तो मेरे ख्याल लोग ठेलों में आ रहे होंगे, फालूदे वाले साइकिलों पे आ रहे होंगे, रिक्शाओं में आ रहे होंगे, इन्हीं के पास है ना करोड़ों रुपये। वाकई खजेरे वजेरे वाले तो कहते ही नहीं है ना कि हमारे पास पैसे हैं, वो लग रही है कुछ नहीं है। तो मैंने ये कहा कि आज जरा ये भी मैंने क्या सोचा था किसी रिपोर्टर को भेजूंगा कि जो बैंकों की ब्रांचों के सामने क्या पेजेरों की लाइनें लगी हुई है, ठेले वालों की, साइकिलों वालों की, बेचारी करीम वालों की, किराए वराए लेके आए कि चलो भाई हम तो इतने से पैसे हम देने आए। अगर ऐसी मैंने लाइटर वे में बात कर रहा था, लेकिन मैं बुनियादी सवाल की तरफ आऊँगा ये कि ब्रेक की तरफ जाने के बाद कि 4 जुलाई की जो मोहलत दी है, उसके बाद कादिर भाई जो आज तक लोगों ने जमा कराए, तो क्या ये ऐसा तो नहीं होगा कि 4 जुलाई के बाद नताइज तो आ गए होंगे गवर्नमेंट के पास, फिगर्स तो आ गए होंगे, उसके बाद भी वो ये सोचेंगे नहीं भाई एक बार और मौका दो। हमारे साथ रहिएगा, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ हैं। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जैसा आपको इल्म है कि मज़ीद 4 दिन दे दिए गए हैं और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल कादिर मेमन मेरे साथ हैं। बिल्कुल, मैं जिस तरह अपने मेरी प्रोफेशन की कुछ सीक्रेट होती है वही कैसे बयान करूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह यकीनन कादिर भाई भी ये नहीं बताएंगे कौन कौन लोग आ रहे थे, फालूदे वाले आ रहे थे, पजेरो वाले आ रहे थे, डिफेंस से आ रहे थे, क्लिफ्टन आ रहे थे। अब तो होगा झुग्गियों में रहने वालों का बहुत मसला पैदा है। लेकिन मैं ज़्यादा वक्त अब आप ही को देता हूँ और ये पूरा वक्त के जो मेरे पास है गया है। कादिर भाई, अब ये एक तो ये बात है कि शायद गालिबन 1 अरब या कोई 40 करोड़ या 14 करोड़ लास्ट उसमें आए, तो हम ये समझें कि अब जो आज जो स्कीम आई है और उसके एक हद तक फिगर्स गवर्नमेंट के पास आ गए होंगे, क्या हम ये समझें एक बहुत ही रीज़नेबली मौसर इतने कि जिससे ये जो हम लोग हमें जो सूद देना अभी है जून में शायद कोई 3,000 कोई 100 पता नहीं कितने अरब रुपया उसके देने में आसानी होगी। मज़ीद हमें कशकोल लेकर भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ताजर सनतकार जो माशाल्लाह जिनके बात कहते हैं अरबों खरबों गड्ढे लगें, उसमें इतना दे देंगे, 10% भी दे दें तो काम चल जाए। जी कादिर भाई, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चूँकि लास्ट जो एमनेस्टी स्कीम थी उसमें मुझे साहब बहुत लंबे पीरियड तक के लिए थी, और इस दफ़ा जो ये 15 मई को आई है
उसके बाद ईद आ गई, ईद के बाद रमज़ान आ गई, फिर ईद आ गई। और प्रैक्टिकली अगर आप समझें तो मेरे ख्याल में कोई टैक्स पेयर को 8-15 दिन, 2 हफ्ते आप समझ लें मैक्स मिले हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो लास्ट एमनेस्टी स्कीम के मुकाबले में इस दफ़ा कुछ ज़्यादा पैसे आएंगे। बट ये ज़रूर बात है कि लास्ट एमनेस्टी स्कीम से इस दफ़ा लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो अगर हम दिनों की बेसिस पे देखें तो काफ़ी है। और इतने शॉर्ट टाइम में, जैसे आज मैं प्राल में बात कर रहा था तो पता ये चला कि जी मतलब कोई 20,000 के करीब जो हैं लोग एक साथ लॉगिन हुए थे। अच्छा। और अगर ये 20,000 अगर आज दिन में, और उनका कहना ये था कि जिस दिन रिटर्न्स की जो डेटें होती हैं उससे उन डेटों में जो लास्ट डेज होते हैं इसको कंपेयर किया जा सकता है इस एमनेस्टी स्कीम से। तो ये तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं ज़रा तशरीह कर दूं कि 4 दिन नहीं बढ़े, इनफैक्ट 3 दिन बढ़े। क्योंकि 3 तारीख लास्ट डेट है, तो पहली, दूसरी, तीसरी। अच्छा, एक सवाल रह जाएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन जो नैब केसेस कर रही है हमारे सियासतदानों पर, और वो दावा कर रही है कि किसी ने 405 अरब रुपया चाहा, किसी ने ओमनी ग्रुप ने इतना कर दिया, फला कौंसिल लाहौर के किसने कर दिया, अरबों के बता रहे हैं ना इन बड़े बड़े सियासतदानों से रिलेटेड सरमाएदारों, सनतकारों के, और इनको टोटल कर रहे हैं तो ये अरबों नहीं खरबों में हो जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि आपके दोस्त अहबाब जो आपकी कम्युनिटी ये बता रही है, क्या उन लोगों से, उनसे मुताल्लिक लोग, उनके नुमाइंदा लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी ली? उन्होंने कहा नहीं जी, कहने लगा ना मुझे क्या है जनाब, मैं तो 1 लाख रुपए रोज़ की जेल काट रहा हूँ, बाहर निकलूंगा तो मेरे 3-3.5 लाख रुपए 350 लाख रुपए तो नहीं निकलेंगे ना। एक ये भी तो एक है ना परसेप्शन, आपको इल्म है ना कादिर भाई? हाँ, बट आई थिंक देखें, मैं समझता हूँ कि नेब वाला मामला में भी देखें, अब अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि ऐसे पैसे जो इस पाकिस्तान में कमाए गए उन पर टैक्स नहीं दिया गया, चाहे वो पाकिस्तान में रहा या पाकिस्तान से बाहर चला गया, चाहे वो लोग पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, ये पाकिस्तान को ये पैसा वापस करें, क्योंकि इस पे पाकिस्तान का हक है। और मेरा ख्याल में इसमें अब इसकी वसूली में तेज़ी करनी चाहिए, बजाय ये कि हम मतलब हमने एक फ़र्ज़ करें 500 आदमी पकड़ लिए और 500 आदमी से अगर हम पैसे हम नहीं वसूल कर सक रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस एक्सरसाइज को अच्छा चले और स्पेसिफिक कर दूं, किसी न किसी नतीजे की तरफ जाना चाहिए इसमें। और स्पेसिफिक कर लूँ, आपने 20,000 कहा, अगर 30,000 लोग डिक्लेयर करते हैं और अगर हम ये समझें कि पास के मुकाबले में हम लोग कोई अगर ब्लैक जो है 500 अरब का टारगेट रखें या 250 अरब, कुछ इस तरह का करीब। देखिए मैं बताऊं, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये 3 तारीख के दिन इसका फिगर कम से कम 1 लाख डिक्लेरेशन कम से कम मेरे हिसाब से फ़ाइल हो जानी चाहिए। अच्छा, ये मेरा अंदाज़ा है, मे बी आई एम रॉन्ग। 1 लाख अगर हो जाती हैं तो कम से कम इस 1 लाख में अगर हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर ये समझ लें कि ये कोई अबाउट 75% होंगे या 8, तो मैं समझता हूँ कि स्टिल 25-30 हज़ार तो नए टैक्स पेयर आएंगे। देखिए हमारा दो, मेरा अब 2 मकासद हैं। अब आपको जो क्योंकि 4 दिन की मोहलत मिल गई है, मैं भी अब 4-3 जुलाई की रात को आपको इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि भाई जब इतने दिन मोहलत मिल गई है तो मैं भी अब आपको देता हूं कि सही फिगर देने के लिए मज़ीद 3 दिन बाद आपसे इसी वक्त बात हो रही होगी कि आज क्या नतीजे आ रहे हैं। कर भाई मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, और हाँ एक और अहम मसला भी है जो इस पर गुफ्तगू कर ब्रेक के बाद, बाकर कादिर भाई, और अब एक और अहम मसला कि हमारी जो बारें हैं जो हैं वो बड़ी कुछ मुश्तिल नज़र आ रही हैं, कुछ हड़तालों की कॉलें दे रही हैं, इशूज़ पता नहीं क्या क्या हैं, वो हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमानुल्लाह कंदई कोयटा से आए हैं भाई, ज़रा मेरे हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि बारों को क्या शिकायतें हैं, किस तरह ये इशू हल हो। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, और अब मेरे मेहमान हैं मोहतरम अमानुल्लाह कंदरानी साहब। बड़ा मुश्किल हो रही थी, मैं जैसा बजरानियों, बलेदियों, मरियों, मैंगलों बलूचिस्तान में आता जाता रहा हूँ, सबों से ही वाकिफ़ हूँ। मैंने आती सबसे पहले तो इनसे पूछा, कहना कि जी वो बलीदी वालों की शाख हैं और बिजरानी से भी होते हैं, खैर एक अलग किस्सा। अगर इस पर मैं चला गया
तो फिर शायद हमें वक्त ही नहीं मिले। और वैसे भी आपने देखा कि इस वक्त तो ये सब वकला आज़ाद, पता नहीं हमारे अमानुल्लाह साहब भी इतने मसरूफ़ हैं, यानी वैसे जो टैक्स का जो वकील है उसके बाद तो फुर्सत नहीं है यहाँ स्टूडियो में कहाँ आता है। मैंने कहा भी भाई आ जाओ, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, उधर ही आके बात करो हमारे पास, वरना हमारे पास इतना वक्त नहीं है। बेशुमार लोग बैठे हुए हैं क्योंकि समझ रहे थे कि आज आखिरी दिन है डिक्लेरेशन की, एमनेस्टी स्कीम की, लेकिन आपने देखा वो तो खैर डेट बढ़ गई। हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी, पता नहीं इससे पहले कि मैं आऊँ, आपको तो आज मसरूफ़ नहीं था, ये टैक्स वैक्स का आप लोग नहीं करते पड़ते? नहीं, हम आपकी बरादरी के तो बड़े मज़े आए हुए। इतना मुश्किल भी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए अपने ज़ात के लिए इशू नहीं था, मगर एक जो काम करते हैं स्पेशलाइज उनका फील्ड होता है, तो उनके तो बड़े मजे आए हुए होंगे। लाइन लगी हुई है, भरे हुए थे उनके जो टैक्स बार के प्रेसिडेंट भी कह रहे थे ना। अभी इनका आजकल चलेगा सिलसिला 30 सितंबर तक, और भी लोगों के, कंपनीज के, इंडिविजुअल्स के। ये और बात है कि पता नहीं आए ना आए, तो ट्रस्ट का, एतमाद का जो बहरान है मेरे ख्याल में, ये भी तो एक है ना अमानुल्लाह साहब। असल बात यही है, इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि FBR पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। FBR पे क्या, खान साहब के जो और भी वादे उन पे भी लोगों को एतमाद नहीं है। जब तक अरे ये क्या बात है, लोग अपोजिशन में होते हैं तो बड़े वादे करते हैं, इंसाफ मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी और ज़िंदगियां बदल दूंगा, और जब ये क्या सिस्टम, क्या हुकूमत में आती पता नहीं तब्दील हो जाती है, क्या बात है? वही बदकिस्मती है, इसी से लोग मायूस हो जाते हैं। अभी इतने हुकूमतें बदल गई हैं, लोगों ने 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा भी उनका तो नाम ही तहरीक इंसाफ था, और सबसे ज़्यादा आप समझ रहे थे कि सबसे ज़्यादा आपको इंसाफ मिलेगा। तो मगर बदकिस्मती है कि वो जिस तरह बाकी उन्हें अपना एक कहते हैं ना एक रोल प्ले किया जिससे लोग मायूस हुए, आज ये फिर उसी तरफ जा रहे हैं, मगर उनका अभी टाइम थोड़ा हुआ है, देखें शायद आप वक्त दे रहे हैं अभी उनको। लोग तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं अब तो कहते हैं दरमियान ज़रिए का इलेक्शन दोबारा कराओ। नहीं, तो ज़्यादती होगी, क्योंकि जितने बड़े मसाइल हैं इस वक्त कौम को 4 चैलेंजेस का सामना है, उनको मीट विद करना है। इस सिलसिले में आपको याद होगा हमारे चीफ जस्टिस ऑनरेबल आसिफ सईद खोसर साहब ने 27 जनवरी 2019 को तो अपने जो साकिब निसार साहब का जो रेफरेंस था उसके अंदर एक कही थी बात, उसने कहा मुल्क को जिन मुश्किलात का सामना, उसमें कौमी जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो है मिलकर बैठे और इसके मसाइल के हल के लिए। अभी आर्मी चीफ ने भी ये बात की मुश्किलात ऐसे हैं जिसमें मिल कर बैठना पड़ेगा आपको, तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस में नहीं है मसाइल को हल करे। लेकिन हमारे साहब एक बात ये है ना कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फ़ौज और जुडिशरी 2 इदारों की जो है वो हमेशा बड़ी इज़्ज़त व एहतराम रहा। मैं बात करूँगा, या आप लोग जो रेफरेंसों का भी मसला हो रहा है, बड़ी हड़ताल मताल आजकल हो रही है। एक तो खैर लोग ये कहते हैं जी डॉक्टर और वकील को तो हड़ताल ही नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं हड़ताल करूँगा और टीवी पे ना आऊँगा, लोग कहेंगे जी कैसे आप, हमें तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए बिल्कुल हड़ताल पे, क्योंकि हमारा तो एक काम है। ये एक अलग मौजूद है। लेकिन एक बात है, आज जब तक आई है, बड़े बड़े माशाल्लाह पाए के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन जस्टिस मुनीर से लेकर मैं जस्टिस अनवारुल हक तक आऊँ, इवन कुछ हमारे साकिब साहब के बारे में भी कहा कि वो लाउड हो गए थे बाद में, मतलब उनका काम नहीं था कि वो डैम शैम के लिए पानी वानी जमा करें। फिर बारो बेंचों का भी कोई मिसाली किरदार नहीं रहा, और जहाँ आप कहते हैं ना सियासतदानों का मिसाली किरदार नहीं रहा, अपोजिशन में हो तो कुछ और कहते हैं, हुकूमत में विभाग कहते हैं, उनका भी इतना मिसाली किरदार नहीं रहा। पिंडी साजिश केस हो, हैदराबाद साजिश केस हो, आपको तो इल्म है 4 फाटकों के अंदर जाके आपका जज भी बैठता था, अटॉर्नी जनरल भी बैठता था, मैंने देखा या बख्तियार को, आबिद हसन मंटो बैठता था इस्तगासा का, वकील सफाई साहब हमारे कोई मेमन साहब या बख्तियार बैठते थे, वो बैठते थे। तो यानी आपकी जो जुडिशरी थी वो जेलों के 4 फाटकों के अंदर सियासी केसेस लड़ने जाती थी। ये भी तो है ना। तो आज इसका सबब यह है कि जब नई जनरेशन आई आप तक पहुँची, तो आपकी बारों और बेंचों का मिसाली किरदार नहीं कि जिस पर आप फ़ख्र कर रहे हैं अमानुल्लाह साहब। सॉरी, बिल्कुल हमें इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए। जब तक हम इन चीज़ों को एडमिट नहीं करेंगे हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो हमारे सामने जस्टिस मुनीर के फैसले भी हैं, मगर हमारे सामने काजी फायद ईसा के फैसले भी हैं। वो तो बात में आ रहे हैं ना, अभी तो कहने का मकसद है, मैं एक तरतीब का बात कर रहा हूँ। हर वक्त मायूस कुन हालात नहीं होते हैं, हर वक्त ऐसा नहीं होता। मगर जैसे अभी 2007 में या इससे पहले जब भी मार्शल लॉ लगे हैं, तो वकीलों ने हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ जो है एक स्टैंड लिया है। ये भी हकीकत है, माशरे के हर तबके में ऐसे लोग होते हैं। मार्शल लॉ के लिया भी है, और मार्शल लॉ पे मोर जब सब कर रहे थे जजेस तो खामोशी भी हुई। वो भी है, वो भी रहा। मगर ये एक मैं समझता हूँ अभी जो कुछ अरसे से जो हमारे अदलिया में आज़ादी का एक तस्वर उभरा है और जिसके अंदर उन्होंने एक रोल प्ले किया है, अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अमानुल्लाह साहब, आप कहते थे, तो मुझे याद है आपके हमारे चौधरी अतार हसन और आपके दोस्त अली अहमद कुर्द और मुनीर मलिक जो
चौधरी कोर्टों की बहाली के सरखेल थे। आज वो लोग तो शर्मिंदा घूम रहे हैं। जिन चौधरी साहब को आपने बहाल कराया था, जो कहते थे जी इससे बड़ी तहरीक कभी नहीं चली पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में, उस तहरीक के नतीजे में क्या हुआ? यही असल मसला जो आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल इस पर डिबेट होनी चाहिए। वजह ये है, माजरत के साथ मैं कहूँगा, जैसे आप बहुत सारे तल्ख हक़ाइक़ हैं, जिस तहरीक की इब्तिदा आप ख़ुद न करें और इसके बाद उसके जो समरात भी आप समेट नहीं सकते, उसमें मसाइल ये है कि उसके अंदर बेनिफिशरीज़ बहुत थे जिन्होंने बेनिफिट्स उठाए बाद में। जब चौधरी साहब को बहाल किया गया तो आपने देखा नहीं कि आपकी बारें ख़ास तौर पर कितनी खुशसर और सरकश हो गई थी? आप लोग सबसे बड़े जो हैं दाई हैं और आप आवाज़ उठाते हैं कि जी इख्तिलाफ राय का हक़ होना चाहिए। सबसे बड़ा तो ये है ना कि आपकी आज़ादी लोग कहते हैं, बड़ा मशहूर वक़्त है, मेरी यहाँ ख़त्म हो जाती है नाक के करीब आके। लेकिन आप लोगों ने तो जो मिसालें कायम की, शेर अफगान जैसे बूढ़े शख्स को जो है उसको तो ठुड्डों और लातों से मारा गया। और आप नईम बुखारी के भाई भले इख्तलाफ से उसका काला कोट उतारा गया, और जो अहमद रज़ा कसूरी भले बेचारा कुछ कहते थे उसके बारे में कहा, उसका जब मुँह काला किया गया, बेंचों में गए तो उन्होंने कहा ये इस तरह करता क्यों था। हमारे सियासी लोग भी, हमारे मीडिया लोग भी शामिल थे, उन्होंने सराहा। हालांकि तहरीक के नाम अपना था, लेकिन मुखालफत की जब आपने नहीं सुनी, फिर यही सलूक आप लोगों के साथ होता है। बिल्कुल, मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करता हूँ, ना इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। जो हुआ गलत हुआ, इसलिए नहीं मैं यही कहता हूँ सर कि वो तहरीकों के अंदर हमें अब बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं कह सकते। क्यों? बदकिस्मती है। चलो मैं इसको नहीं कहता, PNA की तहरीक को ले ले ताकि मैं मिसालों से वाजे हो जाए। सब ने कहा कि निज़ाम मुस्तफ़ा हो गया और ये होगा, आपने देखा कितने लोग मरे, शहीद हुए, सब कुछ हुआ। इसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके नतीजे में एक मार्शल लॉ निकला है और हम में से किसी ने उसको कंडम नहीं किया, उस नतीजे को सब ने एक्सेप्ट किया, शामिल हुए और कहा कि पहले इंतसाब फिर इंतखाब, भुट्टो को फांसी दिलाए। ये सारा प्रोसेस, इसका मतलब तहरीक इसी मकसद के लिए चलती है। यही मैं कह रहा था, जो तहरीक आप खुद नहीं चलाते, जैसे अभी अमेरिका है, उसने खुद कहा कि पूरा जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया मैंने किया है, और इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कई मजहबी जमातों कई मजहबी फ़िक़ा हमने क्रिएट करवाए, मजहबी कई हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, ईरान, पाकिस्तान, उसके अंदर की बातें ऐसी आती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हम ऐसे तहरीकों के हक में नहीं है जिसकी बागडोर किसी और के हाथ में। मैं आज तो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी अलामतदार बनी हुई है। मैं नवाज शरीफ का बात तो नहीं करूँगा, वो तो थे ही खैर ज़िया-उल-हक के प्रोडक्ट। लेकिन आपकी शहीद बीबी ने क्या किया? सॉरी टू से जस्टिस शहजाद अली शाह साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। जजेस कोर्ट का जो यही फैसला ना था कि मेरिट पे होगा, शाह साहब खुद बैठे रहे। फिर शाह साहब के साथ जो कुछ सलूक किया आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने और बाकी जजों ने क्या किया, वही किया ना। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने करवाई। शहबाज शरीफ ने ट्रकें बसें भेजी लाहौर से, वो तो हमला हुआ, एक हमला हुआ। मगर एक बात है, माजरत लेकिन शाह साहब को जिस तरह दिया गया, माजरत के साथ मोहतरमा बेनज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तिलाफ के बावजूद एक बात हकीकत में याद रखें, ये भी हकीकत है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद अयूब खान की पैदावार है। मगर मोहतरमा और भुट्टो का जो विज़न है उन्होंने बहरहाल आफ्टर लोगों में एक जमहूरी सोच पैदा की। और जरदारी साहब हज़ार इख्तलाफ करें, उसके जो छोटे सूबों के लिए खिदमात हैं, ख़ासतौर NFC हो गया, 18वीं तरमीम हो गई, उसके अंदर आप उसको ये चीज़ें करेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ बाकी पॉलिटिकल कंपेरेटिवली, इस वक्त आज की बात नहीं है, कंपेरेटिवली देखेंगे वो तमाम जो जिसके खातिर जेल में मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर विजन को अल्लाह ने किसी को अगर विजन दिया है, अब बाकी किसी को विजन ही नहीं है सर। कभी ये लोग शामिल नहीं हुए किसी मार्शल लॉ के दौर में, सवाए भुट्टो के अवाइल दौर में। बाद में तो भुट्टो जब आया तो उसने अपने आप को एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लीडर साबित किया। आज का मौजूद रह जाएगा, वरना अगर मैं हिस्ट्री में गया और अब किताबों में भी आ चुका है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद गुलाम इसाक़ खान को हटाने के लिए नवाज शरीफ के लिए किस तरीके काकड़ के पास गई कि अब सब ये ऐसे ही जरदारी साहब ने जो है वो केयरटेकर का हल्फ उठाया 100%। और फिर जजेस के सबसे बड़ी इवन गुलाम इसाक़ खान को बाद में सदर भी बनवाया, 88 के बाद सदर उन्होंने बनवाया उनको, गुलाम इसाक़ खान को, और पुअर लगारी। तो हिस्ट्री में मैं ये कह रहा था कि मगर मैं वैसे कंपेरेटिवली कह रहा था। मैं बारों और आज तक पहुंचते पहुंचते आपकी बारों को और बेंचों को एहसास है जो आप कह रहे हैं कि हम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा अमानुल्लाह। आप कहेंगे जनाब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पहली बार मेरे स्टूडियो में आए हैं, बड़े सीनियर सीजन वकील भी हैं, पाकिस्तान की जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, और जो मैं मेरा क्या, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ सहाफ़त सियासत का, मुझे क्या जुडिशरी का कुछ, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि खैर सवाल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
डॉनूर में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, आपका एहतजाज करना, हड़ताल करना जायज़ है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर मरीज़ जो है वेंटिलेटर पे हो तो क्या डॉक्टर कहेगा मैं इसको नहीं देखूंगा? मैं अगर बहुत बड़ी ब्रेकिंग ख़बर आई तो मैं तो अपने घर में सोऊंगा नहीं कि मैंने जी कल अपना प्रोग्राम भेज दिया था, मैं आ जाऊँ, मुझे आना पड़ेगा। इस तरह वकला के बारे में कहता है कि आप जी हज़ारों साइल जो आपको पैसे देते हैं, आप लोग कैसे ताले डालेंगे हाई कोर्ट के अंदर, आप लोग कैसे डालेंगे? फिर मैंने जो खुदसरी सरकीज की थी, सॉरी टू से चंद होंगे, लेकिन आप ही की बिरादरी के लोगों ने जजों को बंद भी किया, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और अभी फिर आप जब आज हड़तालों की बात करते हैं तो सवाल ये होता है कि जनाब वो ऐसी हड़ताल जिससे साइल को नुकसान पहुँचे, जो पैसे देकर आपसे केस लड़ता है, किस तरीके से उसको जस्टिफाई करेंगे अमानुल साहब? बिल्कुल हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर एक और अलमिया भी है जो शायद आपकी नज़र में ना हो, कि हमारे बार के अंदर भी ऐसे लोग घुस आए हैं, कहते हैं घुस बैठिए, कि जिनकी डिग्रियां जाली हैं। जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, उनमें से एक शख्स का मैं नाम जानता हूं जिसकी डिग्री जाली है, और वो हमारे फैसले कर रहा है, लोगों के लाइसेंस सस्पेंड कर रहा है। वो खुद उसकी डिग्री जाली है, उसने ऐसी जगह डिग्री ली जहाँ कभी वो गया ही नहीं था। और इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जिनकी जाली डिग्रियाँ हैं। अब वो काले कोट पहनकर ऐसे काम करते हैं तो वो हमारे लिए भी शर्म का बाइस है। मैं उनको उस पर शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ, लेकिन आप बदकिस्मती है, कार्रवाई तो नहीं कर पाते, मैं बस है ना। लेकिन वे भी से जब वहाँ खुद चोर बैठे हैं, जिस इदारे में जिन्होंने कार्रवाई करनी है वहाँ पर वो खुद फरीक हैं, जिसकी अपनी डिग्री जाली, वो क्या कार्रवाई करेगा? अब भी हमारे जो हड़तालें हुई हैं यहाँ पर, उसके अंदर भी धंधा करते हैं, माजरत के साथ इलेक्शन के अंदर धंधा करते हैं। जो बार के इलेक्टेड मेंबर, ख़ास तौर पर जहाँ पर आबादी ज़्यादा है उस इलाके के अंदर, तो लोगों का बिजनेस बन गया है। आप बार के सदर बन जाए, करोड़ों रुपए खर्च करके जाकर लैंड ग्रैबर्स के केस ले लें, जाकर मंशियात वाले केस ले, डन बेसिस पे। मैं सदर बना, मुझ तक लोग आए, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा हम डन बेसिस कोई नहीं जानते, हम अपना केस मेरिट पे करेंगे। वहाँ तो ऐसा बुरा हाल है, जब आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, जिस तरह सियासतदान खर्च करते उसको कमाते, अब ये बिज़नेस बन गया है। इस पर मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। और आपने देखा हमारे यहाँ 14 जून को एक हड़ताल हुई, उस हड़ताल का फैसला भी एक इदारे ने खुद किया, जिसमें एक साहब बैठे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, खुद फैसला कि हड़ताल होनी चाहिए। फिर जब हड़ताल का दिन आया, वो साहब खुद लाहौर में बैठ कर उसकी मुखालफत कर रहे थे, ताकि जो एक दफ़ा हड़ताल हो जाए फिर उसका कीमत वसूल करो। ये बिज़नेस बन गया है, एक दफ़ा हड़ताल का ऐलान करो, फिर अगले दफ़ा जाकर मुखालफत करो ताकि आपका सौदा लगे। ये बदकिस्मती है, मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, हड़तालों का कल्चर गलत है, मगर हड़ताल असूल खातर, आइन की खातर, कानून खातर जब आप ऐलान करते हो फिर उसको लिए खड़े हो जाए। ये नहीं उसको जाकर बेचो। अब इसको बिजनेसमैन के ऐलान करके हड़ताल, फिर जाकर सौदा करते, अपना पैसे लेके हड़ताल को कॉल ऑफ करते, ये भी बिजनेस बन गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हम ऐसा हड़ताल नहीं करेंगे जिसका कोई बिजनेस का जरिया बन जाए किसी का, जाकर जज बनते। अभी पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर है, उनके भाई भतीजे जजी की लाइन में, लिस्टों में मौजूद है। क्यों? वो हड़ताल का ऐलान कर दे, बाद में कॉल ऑफ करते, चीफ को बोलते जी देखो मेरे भाई को अब जज बना दो, या जो लोग उधर जिधर से पैसे मिलते वो धंधा करते। ये मैं इसको कंडेम करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो कंडेम करते हैं, इसीलिए तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पर कि इसको हड़तालों को बिजनेस बना दिया गया है। हमने खुद भी हड़ताल कराई, मगर हम कहते हैं आइन और कानून खाते जब आप खड़े हो जाएं, फिर आपका सर भी जाए, फिर आपने दूसरी बात नहीं करनी। वो भी यही कहते हैं, हम भी आइन और नहीं हुआ है ना सर, आपके साथ मैं यही, जब तक आपके साथ खड़े थे तो सही, उधर चले गए तो आपने कहा कि जनाब फिर आज वही कर रहे हैं। मैं फिर वही बात नहीं कर रहे, यही तो मैं गुजारिश करता हूँ, जब आप एक बात करते हो फिर उस पर खड़े रहो। ये नहीं हो कि एक दफ़ा ऐलान करेंगे जाकर अगले दफ़ा जगह अपना कीमत ले लो, ये अभी धंधा बन गया है। मगर हम आइन के खातर खड़े, असूल खातर खड़े, और हम आइन की बहाली, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, और अदलिया की आज़ादी। देखो वकील जो जदोजहद कर रहा है वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, हम किसी एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं है। हम कहते हैं अदलिया आज़ाद हो गई, अदलिया जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का मुहाफ़िज़ है। अब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ अदलिया है। आप इंतज़ामिया के खिलाफ किसके पास जाएंगे? आप मुकन्ना अगर कोई गलत कानून पास करे, आप किसके पास जाएंगे? इसी अदलिया के पास जाएंगे। और जब तक ये अदलिया के ऊपर तलवार लटकती रहेगी और अदलिया खौफ के अंदर हो गई, या अदलिया के साथ बदनीयती हो, या डिस्क्रिमिनेशन हो, तो लामाला वो फिर डरेगी। अगर आज वो डर गया, इसके बाद कोई सर उठा के चलेगा ही नहीं। आप लोगों ने तो, इसलिए हम कहते हैं हमें सबको अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आपके फर्द अहम नहीं है, अदलिया की आज़ादी अहम है। बाबा रवान ने कितनी दिए? गालिबन 734 मिलियन
बारों में तकसीम किया था सर उसमें, और अभी शायद अच्छा वैसे बारों को इस तरीके से ग्रांट या लेना चाहिए क्योंकि ज़रूरत होती है काम की या नहीं वैसे? सर गुजारिश है, बार को जो मिला है ये कोई गैर कानूनी नहीं है अदब से, क्योंकि 57 एक सेक्शन है लीगल प्रैक्टिस एक्ट 1973 का, उसमें हुकूमतों को ये हक दिया गया है कि बार्स को ग्रांट इन एड दें। वो वजह ये बनी है कि ये चूंकि वक्त खास वक्त पे खास वक्त दिया, बाबर रहमान ने भी खास वक्त पे एग्जैक्टली ये गलत है और ये एक्सेप्ट की गई। 113 बारों ने ली, बड़े ये गलत, मगर जिन्होंने लिया हमें यकीन है वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कैसे पता नहीं कब लिया, उम्मीदें नहीं करें क्योंकि अच्छे लोग भी हैं उसके हमारा तो अच्छे क्योंकि वो उनका राइट था, बहुत थोड़े दिए। ये जिस तरह बनाया जा रहा है ना, इतनी बड़ी रकम नहीं बनी है, वो कुछ इलाकों में बनी है, खास तौर पर जो पंजाब है उसके अंदर, लाहौर वगैरह, वहाँ ये रकम ज़्यादा है। बाकी जो सूबे छोटे सूबे उनको इतना नहीं मिला है, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, 10 लाख, वो भी उनका हक था। ये 6 महीने से प्रोसेस में था, मगर वक्त जो चुना है, मैं खुद इमरान खान से मिला हूँ, हमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। फिर बाद में हमें ऑफ़र किया कि आपको 1 करोड़ मिलेगा, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम उसमें नहीं है, हम लेने वालों में नहीं है, मगर बाकियों को उन्होंने दिया और देना चाहिए उनको, क्योंकि लेकिन मैं एक आपसे कंक्लूडिंग वर्ड करूं, आज जो आप हड़तालों की नौबत आते हैं, जब आप अदलिया पर और इंसाफ पर यकीन रखते हैं, तो आप इन केसेस के लिए उसी अदलिया के इदारों में क्यों नहीं जाके लड़ते? जुडिशल काउंसिल में जाके क्यों नहीं लड़ते? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने क्यों नहीं लड़ते? क्यों नौबत आती है? बस कोई भी केस है, किसी जज के साथ ज़्यादती हुई, किसी वकील के साथ ज़्यादती हुई, तो आप अदालती रंग लड़े ना। इसके मैंने आपका केस मत कमज़ोर है। इसलिए मैं कहता हूँ, जहाँ कहते हैं ना, आप कहते हैं इंसाफ होना चाहिए, तो फिर साथ में ये भी है कि इंसाफ दिखाई देना चाहिए। जब आपको पहले पता हो एक काम ऐसा हो रहा है जिसमें बदनीयती शामिल है, जिसमें इम्तियाजी सलूक शामिल है, और जिसमें उसको पता है उसका जो कंडक्ट है, नहीं हम कहते हैं जो शख्स करने वाला है हुकूमत, हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कर, अदालतों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। और हम इसके हक में आर्टिकल 209 में जो भी एक्सरसाइज हो, ट्रांसपेरेंट हो और डिस्क्रिमिनेशन ना हो और किसी खिलाफ बदनीयती न हो, तो हम उस पर हक में सबका एहतसाब होना चाहिए, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे दूसरा हो, मगर एक तरीके से हो जो लोगों को नज़र है कि इंसाफ हो रहा है। जब नज़र है कि इंसाफ के अंदर खामी है या बदनीयती हो रही है, तो कहना चाहिए हमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, इतने बड़े वकील हैं, मैं कहाँ इनके दलाइल का जो है मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल ये बात तो दुरुस्त है ना कि सहाफ़ी हो या जो हम लोग भी तो उन्हीं में शामिल है कि प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, हाँ एक दफाना या हड़ताल भी करते हैं। तो ये तो एक इनका एहतजाज, इनका हड़ताल, बहरहाल इनका हक़ है। और बहरहाल एक भी अच्छी बात है कि ये हमारी पास्ट के मुकाबले में हमने जब देखा है कि जो फ़ौजी हुक्मरानों का स्याह दौर था, उसके मुकाबले में ये आवाज़ और जो है एहतजाज जो है, अभी तक इसमें कोई ज़्यादा लाठी चार्ज, डंडा वंडा भी नहीं चला अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, कोई नक्सी वकील किसी की नहीं फूटी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मेरे साथ तशरीफ़ लाए और मैंने कहा मैं फिर भी एहतियात कर रहा था भाई, क्योंकि ख़ासतौर पर कोयटा से मेरे मेहमान बने हुए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉन न्यूज़ से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।